आज हम पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा मुंह है। इसको हम मुख गुहा भी कहते हैं। मुख गुहा से लेकर गुदा तक जो नलिका है उसे आहार नाल कहा जाता है। ये आहार नाल की परिभाषा भी है। आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक की जो नली है उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के जो भाग हैं वो मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, शूद्रांतर, वृद्रांतर और गुदा। यहाँ पे मलाशय भी होता है। तो वो सारे आहार नाल के भाग है। इसमें कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं, जैसे मुख के अंदर लाला ग्रंथि, यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय ग्रंथि। जो ग्रंथियाँ हैं ये एंजाइम या अन्न स्राव को स्रावित करती हैं। तो अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। जो मुंह है इसमें क्या क्या होता है। जब भोजन हम खाते हैं तो मुंह के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, पहले हम उसको स्टडी करते हैं। आहार नाल को एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। जो आहार नाल इसमें कर्माकुंचक गति होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, जिससे भोजन आगे की तरफ मूव करता है। तो आहार नाल का जो पहला अंग है वो मुंह या बकल कैविटी, मुख गुहा। इसके अंदर टंग जिह्वा होती है। जिह्वा का कार्य क्या होता है? जिह्वा भोजन को लार के साथ मिलाती है। ये जिह्वा का कार्य होता है। और ये इसके अंदर टेस्ट बड होते हैं जो स्वाद को ग्रहण करते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो जिह्वा है उसके अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद ग्रहण करती हैं और भोजन को लार के साथ मिलाती हैं। उसके बाद है दांत। दांत का कार्य भोजन को पीसना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें क्या है? लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथि, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। लाला ग्रंथि जो है या लार ग्रंथियां हैं वो लार या लाला रस छोड़ती हैं, जो भोजन को गीला करके क्या करता है? कोमल बनाता है। इससे क्या होता है? जो हमारा जो आहार नलिका है हमारी, वो बिल्कुल कोमल होती है। तो इसके कारण मतलब भोजन अगर गीला हो जाता है तो उसको आगे बढ़ने से हमारे जो आहार नलिका में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जो हमारी लार है उसमें एमिलेस एंजाइम होता है जो मंड के पाचन में हमारी सहायता करता है। ये मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ देता है। अभी हमने पढ़ा कि मुंह के अंदर भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा बांट दिया जाता है और उसके अंदर लार मिल जाती है, और जो हमारी जीवा है वो उसको कोमल बना देती है लार के साथ मिला के। यहीं पे मुख के अंदर ही हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन शुरू हो जाता है। एमिलेस एंजाइम है वो मंड के पाचन को स्टार्ट कर देता है। उसके पश्चात जो भोजन है वो मुख गुहिका से होता हुआ जो ईसोफेगस या ग्रसिका है वहाँ पे जाता है, और ग्रसिका से होता हुआ भोजन है वो हमारे आमाशय में पहुँच जाता है। तो जो ग्रसिका है उसका या ईसोफेगस, उसका कार्य भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुँचाना होता है। जब भोजन आमाशय तक पहुँच जाता है तो क्या होता है? आमाशय हमारे एक वृहत अंग है, मतलब बड़ा अंग है, और जब भोजन इसके अंदर पहुंचता है तो ये फैल जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। इसकी जो भित्ति होती है वो पेशी होती है जो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक भी होती है। आमाशय की जो भित्ति है वो उसके अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है, वो साथ में श्लेष्मा है वो भी स्रावित करती हैं। जो जठर रस है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, ताकि आमाशय के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स अच्छे तरीके से
भोजन के पाचन को कर सके, क्योंकि वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। जठर रस, जठर रस इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि जो पाचक एंजाइम है वो अपना कार्य कर सके अच्छे से। जो जठर ग्रंथियां हैं वो श्लेष्मा का स्त्रावण इसलिए करती हैं ताकि आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा की जा सके। बहुत से लोगों को आपने सुना भी होगा भी अम्लीय एसिडिटी हो गई, उनको अम्लता ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका स्राव अधिक हो जाता है, जिसके कारण उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ अक्षार को ग्रहण करना होता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इसमें अक्षार होता है। तो जठर रस का आपको पता चल गया है भी, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कुछ पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन है ये होता है, और जो जठर ग्रंथियाँ साथ में श्लेष्मा का स्त्रावण भी करती हैं, जो हमारे आमाशय के आंतरिक आस्तर को अम्ल से बचाता है, उसकी सुरक्षा करते हैं। आमाशय से भोजन उसके पश्चात जो शुदांतर है, जिसको हम छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, आमाशय से भोजन फिर वो शूद्रांतर या छोटी आंत में चला जाता है। इसको वैसे तो छोटी आंत कहते हैं, लेकिन ये हमारी जो आहार नलिका है उसका सबसे बड़ा अंग है, सबसे लंबा अंग है, क्योंकि पतली होती है, इसलिए थोड़ा इसको हम कहते हैं भी ये छोटी आंत इसको कहा जाता है, शूद्रांतर या स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो क्या होता है देखते हैं। आमाशय से भोजन शुदांतर में जब जाता है तो उसका जो नियंत्रण है एक अवरोधिनी पेशी के द्वारा किया जाता है, और जब भोजन है वो शूद्रांतर या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो क्या होता है, जो शूद्रांतर है वो हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और कुंडलित भाग है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो शूद्रांतर होती है वो लंबी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है, जबकि जो मांसाहारी जीव हैं उनकी शूद्रांतर छोटी होती है। अब जो शूद्रांतर है उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, तो शूद्रांतर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। जो शूद्रांतर है उसके अंदर यकृत और अग्नाशय ग्रंथि होती हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत है वो पितरस को स्रावित करती है, बाइल जूस। जो पितरस है वो आमाशय से जो भोजन आता है जो अम्लीय होता है उसको वो अक्षारीय बनाता है, ताकि जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके जो एंजाइम है वो उस पर अच्छे से क्रिया कर सके, अपना कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम छोड़ती है वो अक्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। पितरस क्या करता है, पितरस वसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको वो छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। इससे क्या होता है, इससे जो लाइपेज एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है वो उसको आसानी से कर पाता है, वो वसा के पाचन में उसको आसानी होती है। तो लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। उसके पश्चात जो अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन और पाचक एंजाइम को स्रावित करती है। आपने पढ़ा भी होगा, इंसुलिन शर्करा को नियंत्रित करता है, और जो पाचक एंजाइम है वो भोजन के जो अंदर विभिन्न पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा, उनके पाचन में सहायता करते हैं। कुछ पाचक एंजाइम हैं जिनके हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं, लाइपेज, माल्टेस, डाइपेप्टिडेस, सुक्रेज। ये जो एंजाइम्स हैं, लाइपेज जैसे वसा के पाचन में सहायता करता है, माल्टेस कार्बोहाइड्रेट है, डाइपेप्टिडेस है प्रोटीन है, और सुक्रेज है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है पाचन के पश्चात वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, और जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। क्योंकि हम 10th क्लास के बारे के हिसाब से बता रहे तो
10th क्लास के अकॉर्डिंग ही इतना ही है। वैसे तो एक इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके पश्चात अब हम आगे देखते हैं। शुद्रांतर के अंदर जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, उसके बाद भोजन है वो बड़ी आंत या वृहद्रांतर में पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके यहाँ पे जो अंग है इसको हम परिशेषिका या अपेंडिक्स भी कहते हैं। जो परिशेषिका अपेंडिक्स है ये वैसे तो अब हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करती है, लेकिन कई बार इसमें कुछ वर्ज्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, तो उसका ऑपरेशन भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। जब भोजन यहाँ वृहद्रांत्र में पहुँचता है तो क्या होता है देखते हैं। भोजन वृहद्रांत्र में पहुँचने से पहले उसका अवशोषण होता है थोड़ा सा शुद्धांतर के अंदर ही। जो शुद्रांतर है उसके अंदर जो पाचित भोजन है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? आंत्र की भित्ति के द्वारा। जो हमारी शुद्रांतर है उसकी आंत्र की जो भित्ति है उसके अंदर दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं? शुद्धांतर के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होते हैं, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं? ये जो भोजन के अवशोषण के लिए जो सतह का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। शुद्धांतर से जो बिना पचा भोजन है वो वृहदांतर में पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? वृहदांतर में दीर्घरोम होते हैं जो बिना पचे भोजन से जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसके पश्चात जो वर्ज्य पदार्थ है उसको मलाशय में भेज देते हैं, जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं। और मलाशय में जब मल इकट्ठा होता है तो फिर जो गुदा है उसके सहायता से मलाशय में से भोजन गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और वर्ज्य पदार्थों का बहिक्षेपण गुदा के अंदर अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आज हमने मनुष्य के मानव पाचन तंत्र के विषय में पढ़ा है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।